हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाउचेरिया के बारे में। इसको कई लोग वुचेरिया भी पढ़ते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लाइक प्रोनाउंस यू कैन। ठीक है, तो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई के बारे में आज हम लोग की वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा कंप्लीट कर लिया है। ऑलरेडी हमने बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी एंड बॉटनी के यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कंप्लीट कर लिए हैं। तो you can check these videos on my channel, so you have to visit it for that. Okay, तो एक बार विजिट करना चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे आपको हर एक प्लेलिस्ट की, तो वहाँ पर भी आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल गोना डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वाउचेरिया। देखिए, किंगडम इनका नेम सजेस्ट कि भाई एनिमल से बिलोंग करते हैं, तो एनिमलिया में रखा गया है। फाइलम इनका निमाटोड होता है। निमैथ लाइक आपने पढ़ा हुआ निमाटोड, जिसमें आप जानते हो कि नीमा मतलब थ्रेड होता है। जितने भी थ्रेड फॉर्म लाइक कि नॉन सेगमेंटेड राउंड वॉर्म्स होते हैं ना, या थ्रेड वॉर्म्स बोलते हैं, पिन वॉर्म्स भी हम इन्हें कहते हैं, ये सब हमारे निमाटोड्स में आते हैं। तो इनका अपीयरेंस भी सेम थ्रेड लाइक ही होता है। इनको राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, पिन वॉर्म आप बोल सकते हो। प्लस इनकी क्लास फैजमीडिया होती है, ऑर्डर फिलेरॉइडी होती है, फैमिली फिलेरिडी एंड जीनस वाउचेरिया एंड स्पीसीज बैनक्रॉफ्टाई। सो एज यू ऑल नो कि आप हमेशा ही किसी भी स्पीसीज का केपीसी ऑफ जीएस, what is this KPC of GS? K for kingdom, P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus and S for species। तो ये चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। जितना भी अभी तक हमने आपको पढ़ाया है, सबका हमने ये क्लासिफिकेशन याद किया है। तो कोशिश करना कि ये भी चीज़ें तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। एनिमेलिया का तो नेम से ही पता चला भाई एनिमल है, तो हमने एनिमेलिया में रखा है। लेकिन व्हाट अबाउट द फाइलम निमाटोड? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम अपने आप से आपको बताते हैं, आप नोट कर लेना अगर कॉपी लेके बैठे हो तो। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे फाइलम निमाटोड की। किसकी बात करेंगे? निमाटोडा की। ठीक है, अब देखिए ये जो निमाटोडा है, ये दो ग्रीक वर्ड से बने हैं। ठीक है, जिसमें पहला ग्रीक वर्ड है नीमा। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज टोडा। व्हाट इज अबाउट नीमा? व्हाट इज द मीन ऑफ नेमा? नेमा इन ग्रीक, ग्रीक में हम लोग नेमा को क्या बोलते हैं? थ्रेड। ठीक है, ग्रीक में इसकी मीनिंग क्या होती है? थ्रेड होती है, मतलब कि एक धागे नुमा स्ट्रक्चर, तो थ्रेड होता है। और टोडा मीन्स व्हाट इज अबाउट द टोडा? टोडा मतलब होता है, टोडा मतलब होता है ये वर्ड लिया गया है ग्रीक के आयोडोस से, जिसका मतलब होगा क्या? फॉर्म। ओके, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि थ्रेड लाइक के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, उनकी बॉडी एक धागे नुमा स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, उसे हम निमाटोड में रखते हैं। जनरली हम इन्हें क्या बोलते हैं? जनरली निमाटोड को हम लोग बोलते हैं नॉन सेगमेंटेड। ठीक है, नॉन सेगमेंटेड राउंड वॉर्म्स। ओके, क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं, प्लस हम इन्हें थ्रेड वॉर्म्स भी बोलते हैं। ओके, एंड एज वेल एज हम इन्हें पिन वॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ कॉमन नेम है, जहाँ पर राउंड वॉर्म्स, थ्रेड वॉर्म्स एंड पिन वॉर्म्स हम इन्हें जानते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो इनकी बॉडी अगर हम बात करें तो वो इलोंगेटेड होती है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होगी, मतलब कि कोई भी सेगमेंट्स इनके बॉडी में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है। ओके, बॉडी इनकी इलोंगेटेड होती है, वॉर्म लाइक होती है, आप बोल सकते हैं कि बाइलेटरल होती है। ठीक है, बाइलेटरल इनकी बॉडी का सिमेट्री होता है, लेटरल सिमेट्री होती है। प्लस इसे हम यहाँ इरेज कर रहे हैं, इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब ये कि अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के इनकी बॉडी में एक ही काम को कर रहे होते हैं। और हाँ, इनमें सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो पुअरली डेवलप होते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड। ठीक है, मतलब कि आप इनमें ज़्यादातर सेंस ऑर्गन्स नहीं देखोगे, और जो होंगे भी वो डेवलप नहीं होंगे। कुछ एफिड्स पाए जाएंगे, पैपिला वगैरह पाया जाएगा। ठीक है, इनमें फ्लेम सेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? कोई भी सीलिया नहीं पाया जाएगा इसमें। बेसिकली ये चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, बट हम रिवाइज कर रहे हैं कि दे डोंट हैव एनी सीलिया। क्या? डोंट हैव एनी सीलिया। एक मिनट रुकिए, हम बताते हैं।
यहाँ देखिए सीलिया इसमें नहीं पाया जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम समझिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाएगा, कोई भी तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं पाया जाएगा। फिर उसके अलावा रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाएगा। तो ये सब हमारे निमाटोड्स की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको सेम वाउचेरिया में भी दिखाई देगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ाया कि इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, बायलैटरल होती है, प्लस सिलेंड्रिकल होगी और क्या होगी, अनसेगमेंटेड होगी, वॉर्म लाइक दिखाई देगी, टैपरिंग एंड होगी इनकी बॉडी की, प्लस इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम जैसा होगा। उसके अलावा सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो पुअरली डेवलप होते हैं एंड इनमें सीलिया एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है, ये बात हमारे निमाटोड की हो गई जो कि आपको याद रखनी है। ओके, अच्छा इसके बाद अगर हम इनके क्लास की बात करें, ठीक है, जो कि इनका था फैजमीडिया। ठीक है, हम बस फैजमीडिया के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा और फिर डायरेक्ट वाउचेरिया की बात करेंगे क्योंकि फाइलम एंड क्लास आपको थोड़ा याद रखना होता है। तो हम बात करेंगे अभी फैजमीडिया की जो कि क्लास है हमारे वाउचेरिया का। देखिए एक्चुअली में जो हमारे फैजमीट नाम से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फैजमिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर फैजमिट्स प्रेजेंट होगा। सेकेंड, यहाँ पर एम्फिड जो कि इनका एक सेंस ऑर्गन है, एम्फिड जो होगा वो पोर लाइक होगा। क्या होगा, वो पोर लाइक होगा। थर्ड, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप होते हैं। ठीक है, क्या कि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है। ओके, एंड उसके अलावा यहाँ पर कोई भी एडहेसिव ग्लैंड नहीं पाया जाता है, नो कॉर्डल एडहेसिव ग्लैंड। प्लस इनकी जो टिश्यू होती है वो वीकली डेवलप होती है, जो मेसेंट्रियल होती है। तो वो सब आप मत याद रखो, आप बस इतना याद रखो कि नाम से ही समझ में आ रहा है फैजमीडिया है तो फैजमीडिया प्रेजेंट है। ठीक है, फैजमिट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एम्फिड यहाँ पर पोर लाइक होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप होता है। तो आपको कुछ अंदाजा मिल गया होगा कि वाउचेरिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जब हमने फाइलम पढ़ा तो वहाँ से कुछ कैरेक्टरिस्टिक और जब हमने क्लास पढ़ा तो यहाँ से कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमारा जो वाउचेरिया है वो है क्या। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, अभी जो हमने आपको फाइलम निमाटोड पढ़ाया क्या उससे इसके कैरेक्टर्स मिल रहे हैं? ऑब्वियसली मिल रहे हैं। कैसे? देखिए ये आपको थ्रेड नुमा दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए ये आपको एक थ्रेड नुमा नहीं दिखाई दे रहा है, धागे नुमा। तो पहले ही आपको पता चल गया कि हाँ भाई जो वाउचेरिया है ये थ्रेड नुमा है। ठीक है, थ्रेड नुमा है, प्लस ये क्या है, राउंड वॉर्म है, राउंड बॉडी इनकी दिखाई दे रही है, प्लस ये इलोंगेटेड है, ये भी आपको यहाँ से समझ में आ गया। फिर इनका जो एंड है वो टैपरिंग है। ठीक है, उसके अलावा इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है। ये सारी चीज़ें आपको फिगर से समझ में आ रहा है। कहीं आपको ऐसा सेगमेंट दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसी लाइनिंग दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके अलावा नॉन सेगमेंटेड के अलावा ये क्या होते हैं, नॉन सेगमेंटेड के अलावा दे आर बाईलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, बाईलेटरली सिमेट्रिकल। ये सारी चीज़ें आपको क्या ऊपर से दिखाई दे रही हैं जो फिगर में आपने देखा। ठीक है, कैन वी मूव फर्दर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड? या ओके, देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम इन्हें एक फिलीफॉर्म वर्म की तरह जानते हैं। क्या? फिलीफॉर्म वर्म। जैसे सबका कॉमन नेम होता है वैसे ही वाउचेरिया का कॉमन नेम है फिलीफॉर्म वर्म। तो इस चीज़ को आपको याद रखें कि फिलीफॉर्म वर्म जो है वो वाउचेरिया का नेम है, कॉमन नेम है। दे आर लिपलेस, इनके पास लिप नहीं होते हैं, इनके पास ओठ नहीं होते हैं। ठीक है, ये पैरासाइटिक निमाटोड्स हैं। पैरासाइटिक मतलब कि दे नीड अ होस्ट फॉर देयर होल लाइफ। ठीक है, लाइफ सर्वाइवल के लिए इनको एक होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और उसी होस्ट से वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे प्लस उसे हार्म भी करेंगे। ठीक है, मतलब कि सामने वाले से ये क्या करेंगे, मतलब ये कि सामने वाले से ये न्यूट्रिशन लेंगे लेकिन उसे वापस रिटर्न में क्या करेंगे, हार्म भी करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि अपना काम होने के बाद थोड़ा बहुत हार्म भी कर दे तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइटिक बोलते हैं। तो ये इनका पैरासाइटिक मतलब वे क्या है कि कैसे आपको पता चला कि ये पैरासाइट है। देखो जिस भी बॉडी में ये रहेंगे उस बॉडी का न्यूट्रिशन पूरी तरीके से ये ले लेंगे और उसी में डिसीज कॉज कर देंगे। क्या कॉज करेंगे? बीमारी फैला देंगे, जिसकी वजह से हम इन्हें पैरासाइटिक के एक निमाटोड
कंसिडर करते हैं। ये इंडो पैरासाइट है ह्यूमन बींग के। इंडो पैरासाइट मतलब क्या कि बॉडी के अंदर रहने वाले, मतलब ये कि बॉडी के जो अंदर की जो चीज़ें हैं, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारी इंटरनल बॉडी है, उसके अंदर ये रहते हैं इंसान की बॉडी में। ठीक है, इंडो पैरासाइट है मतलब कि अंतः परजीवी हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए, जो हमारा वाउचेरिया है ना, ये ड्रेडेड ह्यूमन पैरासाइट है। मतलब ये कि वाउचेरिया मानव के लिए सबसे खतरनाक परजीवी है, क्योंकि ये मानव का जो रक्त होता है, जो ह्यूमन ब्लड होता है, और लिम्फ जो लसिका होती हैं, उन पे जा करके ये इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से एक ह्यूमन बींग को बहुत ही सीवियर डिसीज हो जाती है, जिसका नाम है एलिफेंटियासिस। ठीक है, ये डिसीज बहुत ही खतरनाक डिसीज है। दैट्स वाई हम वाउचेरिया को भी बहुत ही खतरनाक एक ऑर्गेनिज्म मानते हैं। ओके, तो जैसा हमने ट्रिपैनोसोमा में भी पढ़ा था कि ट्रिपैनोसोमा का भी हमने पैरासाइटिक नेचर देखा था, वैसे ही सेम हम वाउचेरिया का भी पैरासाइटिक नेचर देखेंगे। अभी तक आपको ये पता चला कि वाउचेरिया एक पैरासाइटिक नेमाटोड है। पैरासाइट में भी वो इंडो पैरासाइट है ह्यूमन बींग का। ह्यूमन बींग के रक्त और लसिका, ब्लड और लिम्फ में वो क्या करता है, जा करके इंटरफेयर करता है, एंड एक बहुत ही खतरनाक, एक डेडली डिसीज कॉज करता है, जिसका नाम है एलिफेंटियासिस। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर और डिस्क्रिप्शन एंड मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये किस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इनके थोड़े से लेबलिंग डायग्राम की बात कर लें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा वाउचेरिया। देखिए, ये सबसे पहले जो इनकी ओवरऑल बॉडी देखे तो ऊपर के टाइप, ऊपर के मतलब टिप पे आपको दिखाई देगा क्यूटिकुलर बॉडी सीथ। ठीक है, ये वाला पार्ट। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको एक ओरल स्टाइल दिखाई देगा जस्ट उसके नीचे। फिर आपको नर्व रिंग दिखाई देगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द रेड वाला लाइन जो है, ये रेड लाइन जो है, दिस इज नर्व रिंग। देन आपको यहाँ पर ब्लैडर दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए, दिस इज द ब्लैडर, जो ऐसे किनारे किनारे पे ग्रीन कलर का लगा हुआ है, दिस इज द ब्लैडर। जस्ट ब्लैडर के पास आपको यहाँ पे नेफ्रिडियोपोर दिखाई देगा। नेफ्रिडियोपोर के नीचे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको रेनेट सेल नाम का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दिस इज द रेनेट सेल। देन आपको एपिडर्मिस दिखाई देगा। ठीक है, ब्लैडर इज ऑल अबाउट द नेफ्रिडियोपोर के ऊपर आपको ब्लैडर दिखाई देगा, एंड ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, एक्चुअली में दिस ग्रीन पार्ट इज योर एपिडर्मिस। ठीक है, जो कि आपके बॉडी की एक लेयर होती है। फिर आपको सोमैटिक सेल्स दिखाई देंगे एपिडर्मिस से ही लगे हुए। ठीक है, अब उसे हम कैसे यहाँ पे दिखाएं, यहाँ कहीं आपको ऐसे दिखाई देगा, इसी से लगे हुए आपको सोमैटिक सेल्स दिखाई देंगे। देन आपको जैसे ही नीचे जाओगे तो आपको एक इंटरनल मास दिखाई देगा। वेट, ये दिस इज द इंटरनल मास। ओके, एंड थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको एनएस दिखाई देगा, दिस इज 1। ठीक है, द 1 2 3 4 ऐसे करके आपको लार्ज, यहाँ पे 4 लार्ज सेल्स दिखाई देंगी। ठीक है, और यहाँ आपको एनएस दिखाई देगा। ठीक है, तो इनकी बॉडी में आप जब इसकी बॉडी ऐसे बनाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पता चलेंगे कि कहाँ क्या है। मान लो कि ये तुम बॉडी बनाते हो, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर सर्कुलर बॉडी सीथ होगा, यहाँ ओरल स्टाइल होगा, फिर एक यहाँ पे नर्व रिंग होगी, ब्लैडर के पास आपको नेफ्रिडियोपोर्स दिखाई देंगे। फिर आपको ये जो इनकी बॉडी है, उनकी जो वॉल है, एक्चुअली में ये वॉल है आपके एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के पास देखोगे कि सोमैटिक सेल होगा। सोमैटिक सेल के बाद आप नीचे थोड़ा और बढ़ोगे तो बीच में आपको यहाँ पे रेनेट सेल भी दिखाई देगा, एंड फिर एक बॉडी मास दिखाई देगा, इंटीरियर मास दिखाई देगा। देन आप और आगे जाओगे तो आपको 4 लार्ज सेल्स दिखाई देंगे। ठीक है, एक मिनट, ये 4 यहाँ पे आपको लार्ज आपको सेल्स दिखाई देंगे, और फिर लास्ट ऑफ द बॉडी में आपको एक एनएस भी दिखाई देगा। दिस इज द होल डायग्राम ऑफ वाउचेरिया। आपको समझ में आ गया मॉर्फोलॉजी। अब थोड़ा इनका थ्योरेटिकल पार्ट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, जो एडल्ट वर्म होते हैं ये एक्चुअली में फिलीफॉर्म होते हैं, फिलीफॉर्म लाइक दिखाई देते हैं और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। आपको इनकी बॉडी देख के ही लग रहा है कि ये थोड़े से ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के हैं। सिलेंड्रिकल शेप के हैं मतलब कि थोड़े से बेलना आकार के ये आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर इनका दोनों ही एंड जो होता है वो ब्लंट होता है। ठीक है, टैपरिंग एंड भी आप एक साइड इनकी देखोगे, ये क्रीमी वाइट कलर के आपको दिखाई देंगे। ऐसा भी बोलते हैं कई लोग कि कलरलेस होता है, लेकिन कलरलेस नहीं, क्रीमी वाइट कलर का आपको दिखाई देगा। जैसे आपकी स्किन की कलर है ना, उससे और हल्का कलर आपको दिखाई देगा।
फिर इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है। मेल वाउचेरिया अलग है, फीमेल वाउचेरिया अलग है, लेकिन दोनों में आप अगर ऊपर से हम आपको बस मेल एंड फीमेल दिखा दें तो आप बड़े ही इजीली पहचान जाओगे कि कौन सा मेल वाउचेरिया है, कौन सा फीमेल है, कौन सा नर वाउचेरिया है, कौन सी मादा वाउचेरिया है। ये चीज़ आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। कैसे पहचान लोगे? क्योंकि इनमें यौन द्विरूपता पाई जाती है, डैट मीन्स कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है एंड द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएटिंग द मेल एंड फीमेल वाउचेरिया। यही जो यौन द्विरूपता है ये हमें ये बताता है कि कौन सा नर वाउचेरिया है एंड कौन सी मादा वाउचेरिया है। आप तुरंत देख करके पहचान जाओगे। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक, अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे। फिर देखिए, दोनों ही मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही जो माउथ अपर्चर होता है वो सिंपल होता है। और एक स्पेसिफिक यहाँ पे बात करनी है कि इनमें लिप जो होता है, जो ओठ होते हैं, वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए मेल एंड फीमेल की अगर हम अलग अलग बात करें तो जो फीमेल होती हैं इनकी अगर हम पूरी लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ 65 से लेके 100 मिलीमीटर, काफ़ी बड़े होते हैं। ये एक्चुअली में आपकी बॉडी में रहते हैं और ये काफ़ी बड़े होते हैं, दिखाई देते हैं। प्लस इनकी डायमीटर 0.2 मिलीमीटर होती है। वहीं अगर हम वाउचेरिया की बात करें तो मेल 40 मिलीमीटर से लेकर 0.1 मिलीमीटर तक रहते हैं। डैट मीन्स कि जो मेल वाउचेरिया होंगे दे आर स्मॉलर देन द फीमेल वाउचेरिया। जो हमारे नर वाउचेरिया होंगे वो एक्चुअली में जो मादा वाउचेरिया है उससे काफ़ी ज़्यादा छोटे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फीमेल में जो वल्वा होता है और जेनाइटल पोर होता है वो लोकेटेड होता है वेंट्रली इनके फेरिंजियल रीजन में। कहाँ? फेरिंजियल रीजन के वेंट्रली इनका वल्वा या फिर जेनाइटल पोर खुला होता है, जो कि पायरिफॉर्म इजेक्टर से क्या होता है, प्रोवाइडेड। पायरिफॉर्म इजेक्टर्स उसमें होते हैं और ओवी इजेक्टर जिसे हम कहते हैं, जिसकी हेल्प से जो ओवा होता है वो एक्चुअली में बाहर आता है एंड जो स्पर्म होता है उससे मीट करता है। मेल वाउचेरिया की बात करें तो इसमें पोस्टीरियर एंड पे शार्पली कर्व्ड वेंट्रली कंटेनिंग अ नंबर ऑफ जेनाइटल पैपिला इनमें प्रेजेंट होता है। जेनाइटल पैपिला के साथ साथ कॉर्डल एली, टू अनइक्वल कॉप्युलेटरी स्पिक्यूल। बट कॉप्युलेटरी स्पिक्यूल हेल्प्स इन द मीटिंग। ठीक है, मीटिंग के टाइम पे कॉप्युलेटरी स्पिक्यूल जो होंगे वो मेल वाउचेरिया को हेल्प करेंगे टू मीट द फीमेल वाउचेरिया। ठीक है, ये वाला चीज़ जो कॉप्युलेशन के टाइम पे होगा उसके लिए ये कॉप्युलेटरी स्पिक्यूल्स होते हैं। जेनाइटल पैपिला होता है जहाँ से आप देखोगे भाई स्पर्म वगैरह निकलना, एंड काउडल एली होता है। ठीक है, समझ गए? ये हो गई इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात। ये हमने हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लिखा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम इनके 3 स्टेजेस होते हैं। देखो, एक आप एडल्ट फॉर्म पढ़ते हो, फिर एक फिलीफॉर्म पढ़ते हो और एक इन्फेक्टिव स्टेज पढ़ते हो। तो तीनों की हम मॉर्फोलॉजी अलग अलग देखेंगे। ठीक है, मेहनत लगी है स्लाइड बनाने में, चलो सब्सक्राइब करो जल्दी। ओके, देखो जो एडल्ट फॉर्म होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, मतलब कि लंबे होंगे, हेयर लाइक ये हेयर लाइक दिखाई देंगे, जैसे आपका एक बाल है ना वैसा दिखाई देंगे। फिर ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, एकदम पारदर्शी। हमने बोला ना कई लोग इसे कलरलेस भी बोलता है, लेकिन इसका एक्चुअल कलर क्रीमी वाइट कलर भी होता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मतलब जब ये एडल्ट फॉर्म में रहेंगे ना तो आप इनके इर्द गिर्द देख पाओगे, ये इतने ज़्यादा पारदर्शी होते हैं। फिर ट्रांसलूसेंट मतलब कि पारभासी भी होते हैं, थ्रेड लाइक वर्म होते हैं। उनके पास स्मूथ क्यूटिकल एंड टेपरिंग एंड होती है, मतलब कि क्यूटिकल की बनी इनकी एक एंड होती है, धागे नुमा ये कीड़े होते हैं, लंबे होंगे, बाल जैसे दिखेंगे, पारदर्शी पारभासी होंगे, पारभासी होंगे, चिकने क्यूटिकल और पतले सिरे वाले इनके एंड्स होंगे। ठीक है, ये फिलीफॉर्म और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और दोनों ही जो इनका एंड होता है वो टैपरिंग होता है। समझ गए आप लोग? बेलना आकार के ये आपको दिखाई देंगे, फिलीफॉर्म तरीके के ये होंगे और इनके जो दोनों सिरे होंगे वो क्या होंगे, पतले होंगे, टेपरिंग होंगे। ओके, एडल्ट की बात कर रहे हैं, जब वाउचेरिया एडल्ट फॉर्म में रहेगा तब। इनका जो पोस्टीरियर एंड होगा फीमेल का वो नैरो एंड पॉइंटेड होगा, डेट पियर्स एंड एनस। एनस वहाँ पर पाया जाएगा पोस्टीरियर एंड में फीमेल वॉर्म में। जो मादा वॉर्म होगी, जो मादा कृमि होगी, उसका जो पिछला सिरा है वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, एनस दिखाई देगा। वहीं अगर हम मेल की बात करें तो वेंट्रली कर्व्ड कंटेन नंबर ऑफ, जो ऊपर हमने पढ़ा कि जेनाइटल पैपिला, 2 कॉप्युलेटरी स्पिक्यूल पाए जाएंगे अनइक्वल लेंथ के। दो अगर हैं स्पिक्यूल्स तो एक थोड़ा छोटा होगा तो एक थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो अनइक्वल लेंथ के पाए जाते हैं। प्लस इनका जो माउथ होगा, अगेन हमने पढ़ाया कि जो माउथ है वो सिंपल है और विदाउट लिप है एडल्ट में। ओके,
इन दोनों में ही एडल्ट फॉर्म में मेल हो या फिर फीमेल हो, इंटेस्टाइन सिंपल होता है। और फीमेल वॉर्म जो होती हैं वो विविपैरस होती हैं। विविपैरस मतलब क्या कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती हैं। ओविपैरस मतलब क्या होता है, अंडा देना। कैसे याद रखना है, ओ मतलब देखो कैसे याद रखोगे, ओ मतलब क्या होता है, अंडा, मतलब ये अंडे के आकार का बन गया ना, और ओ मतलब होगा ओविपैरस। तो ओविपैरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, विविपैरस जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग वंस को। तो हमारे जो वाउचेरिया है वो क्या है, फीमेल विविपैरस है। डायरेक्टली ये क्या करेंगी, माइक्रोफिलेरी नाम का एक अपने अंदर से जो क्या कहते हैं यंग वन है उसे क्या करेंगी, जन्म देंगी लिम्फ में। किसके लिम्फ में, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिम्फ में, क्योंकि हमने ऊपर ही आपको पढ़ाया कि इनका घर कहाँ है, ह्यूमन बॉडी में है। ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है, जो लिम्फ होता है, वहीं पर ये पाए जाते हैं। अगर तुम्हारे लिम्फ में जो तुम्हारी लसिका है, अगर वहाँ पर मेल एंड फीमेल वाउचेरिया दोनों एट अ सेम टाइम एट अ सेम प्लेस प्रेजेंट हैं, तो दे विल गोना कॉपुलेट, दे विल गोना फर्टिलाइज एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद माइक्रोफिलेरी नाम का यहाँ पे यंग वन का क्या होगा, सीटेड, मतलब कि वो पैदा होंगे बच्चे। एंड ये कहाँ पैदा होंगे, लिम्फ में, क्योंकि जो बॉडी में ही हमारे वाउचेरिया जो है वो रह रहा है। ठीक है, फिर कुछ टाइम के लिए ये फिलीफॉर्म जो है ये अपना व्यतीत करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं हमारी बॉडी से, और एडल्ट फॉर्म जो होता है वो मेनली बहुत सालों तक, मतलब 10 to 15 ईयर, 10 से 15 साल ये आपकी बॉडी में आराम से रह सकते हैं और न्यूट्रिशन ले सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो 10 से 15 साल, देखो इनकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है, अभी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो आधी लाइफ साइकिल हमारे बॉडी में गुजरती है, आधी लाइफ साइकिल किसी और में। तो ये चीज़ अभी हम पढ़ाएंगे, बस इतना याद रखो कि जो एडल्ट वॉर्म है वो 10 से 15 साल तक आराम से जी सकता है। ठीक है, कहाँ पर एडल्ट वॉर्म बनेगा, कहाँ पर बच्चे पैदा करेगा ये वाउचेरिया, हमारे बॉडी के लिम्फ में। ठीक है, माइक्रोफिलेरी दे आर कलरलेस। जो माइक्रोफिलेरी जो इनमें बच्चा जो वाउचेरिया ने जो अपने बच्चे जो यंग वंस को जन्म दिया हुआ है वो कैसे हैं, तो वो कलरलेस होते हैं। उनका नाम ही माइक्रोफिलेरी है। जैसे आपके घर में कोई बेबी पैदा होता है तो आप उसका कोई भी नाम रख देते हो ना, सोनू, मोनू, टोनू, कुछ भी रख देते हो, वैसे ही वाउचेरिया का जो यंग वन है उसका नाम है माइक्रोफिलेरी। माइक्रोफिलेरी क्यों नाम है, क्योंकि माइक्रो मतलब होता है बहुत ही छोटा, सूक्ष्म, और फिलेरी मतलब फिलेरियल वॉर्म। तो जो सबसे छोटा, जो अभी तुरंत यंग वन पैदा हुआ है, उसी को नाम रख दिया गया माइक्रोफिलेरी। तो माइक्रोफिलेरी जो होते हैं दे आर कलरलेस, बिल्कुल इनका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, दे आर कलरलेस। देन उसके अलावा दे आर ट्रांसपेरेंट ऑल्सो, इनकी भी जो बॉडी होती है वो पारदर्शी होती है। ब्लंट इनमें एंटीरियर एंड होता है और पॉइंटेड टेल होती है, मतलब कि एक साइड इनकी पॉइंटेड टेल होगी और ब्लंट एंड होगा। ठीक है, समझ गए, ब्लंट एंड होगा। नुकीली इनकी पूंछ होगी। इनकी जो बॉडी होती है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो माइक्रोफिलेरी की बॉडी होती है वो हाइलिन सीथ से पूरी की पूरी तरह कवर होती है, और वो हाइलिन सीथ क्यूटिकल के द्वारा कवर होती है, बीइंग लाइंड बाय फ्लैटेंड सब क्यूटिकुलर सेल एपिडर्मिस। मतलब कि पहले हाइलिन, ठीक है, देन उसके बाद क्यूटिकल, एंड देन उसके बाद एपिडर्मिस। ये लेयर पूरी की पूरी तरीके से चलती है। और इनके जो साइटोप्लाज्म होता है माइक्रोफिलेरी के, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस इज अ सिंगुलर टर्म एंड न्यूक्लियाई इज अ प्लूरल टर्म। जहाँ न्यूक्लियस लिखा है मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है, लेकिन अगर न्यूक्लियाई लिखा है डैट मीन्स कि वहाँ पे वन से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियाई लिखा है, डैट मीन्स कि इनकी जो बॉडी होती है वो बड़े ही अच्छे तरीके से पहले तो कवर होती है। किससे कवर होती है, सबसे पहले आप हाइलिन सीथ देखोगे, फिर क्यूटिकल, फिर उसके बाद एपिडर्मिस। ये हो गया इनके बॉडी की सीथ, 3 लेयर से ये ढके हुए हैं, और अंदर इनकी बॉडी में काफ़ी सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए इसका शरीर एक हाइलिन आवरण से ढका होता है, जिसके बाद एक क्यूटिकल होता है, और जो चपटी उप क्यूटिकुलर कोशिका या इपिडर्मिस द्वारा पंक्तिबंद होता है, और नाभिक युक्त, और साइटोप्लाज्म में आप देखोगे कि काफ़ी सारे जो न्यूक्लियस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, अगर हम माइक्रोफिलेरी की बात करें तो इनकी बॉडी में जो अभी हमने आपको मॉर्फोलॉजी दिखाया था स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने जितने स्ट्रक्चर बताए थे वो सभी के सभी एक्चुअली में माइक्रोफिलेरी में प्रेजेंट है। कौन कौन से, अभी हमने आपको बताया था, ओरल स्टाइलेट हमने आपको दिखाया था, नर्व रिंग दिखाया था, फिर हमने आपको ग्रैन्यूल्स, ये तो छोड़ो, नेफ्रिडियोपोर दिखाया था, रेनेट सेल दिखाया था, डार्क कलर इनर मास दिखाया था, और 4 सेल्स ऑफ द फ्यूचर एनएस दिखाया था। तो जो ऊपर अभी हमने तुमने एक्चुअली में हमने फिगर दिखाया था, वो फिगर तुम्हारा किसका था, माइक्रोफिलेरी का। जो ये हमने अभी ऊपर फिगर की बात की थी ना, ऐसे ये इनके फिगर की बात की थी ना,
तो यहाँ पे हमने दिखाया था ना कि नर्व रिंग है, फिर यहाँ पे नेफ्रीडियोपोर है, फिर वहीं पे ब्लैडर सेल है, फिर यहाँ पे रेनेट है, रेनेट सेल है, फिर यहाँ पे मास है, देन यहाँ पे आपको 4 सेल्स दिखाई देंगे एंड यहीं पर आपको एनएस भी दिखाई देगा, फिर यहाँ ऊपर आपको ओरल स्टाइलेट भी दिखाई देगा। ये सब हमने माइक्रोफिलेरी की बात कर ली है। ओके, अब देखिए थर्ड स्टेज जो कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, जो थर्ड स्टेज होती है इनकी, यही एक्चुअली में पैरासाइट का काम करती है। तो आपको याद रखना है कि जो थर्ड स्टेज होती है हमारे वाउचेरिया की, एक्चुअली वही केवल से केवल एक परजीवी की भूमिका निभाती है, और यही स्टेज को मॉस्किटो जो इनका सेकेंड होस्ट है, लाइक हमने बोला डाइजेनेटिक होस्ट होते हैं ना, तो एक्चुअली में जो कैरियर इंटरमीडिएट होस्ट इनको बोलते हैं, जो कैरी करके घूमते हैं इस स्टेज को, वो है हमारे मॉस्किटो। जैसे आप ई रिक्शा में घूमते हो बैठ करके, आप क्या हो, ई रिक्शा में बैठे हुए हो और अपनी डेस्टिनी, जहाँ आपकी एक डेस्टिनेशन है, जहाँ आपका गोल है, वहाँ आपको जाना है। जैसे आपको सब्जी मंडी जाना है तो यू नीड अ ई रिक्शा जिस पे आप बैठ के जाओ, तो ई रिक्शा पे आप बैठ गए, ई रिक्शा ने आपको पहुंचा दिया, आप उतर गए। वैसे ही जो आपके मॉस्किटोज होते हैं, वो मॉस्किटो क्या करते हैं, इस वाउचेरिया को अपने कंधे पे बैठाते हैं और फिर बैठा, मतलब हम बस बता रहे हैं, कंधे पे नहीं बैठाएंगे, ठीक है, मतलब हम बस बोल रहे हैं कि अपने कंधे पे बैठाएंगे और इसको लेकर के आपकी बॉडी तक पहुंचा देंगे। तो जो कैरियर, कौन कैरी कर रहा है, कैरी कर रहे हैं मॉस्किटो, तो हम इन्हें इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं, मतलब कि बीच के होस्ट बोलते हैं। एक इन्फेक्टिव इंसान है, देखो समझो, मान लो ये हो गया एक इन्फेक्टिव इंसान, ठीक है, ये हम ब्लैक से बना दे रहे हैं, ये क्या है, ये बेचारा वाउचेरिया इसको इन्फेक्ट कर चुका है, इसमें एलिफेंटियासिस की बीमारी हो चुकी है, ठीक है, ये इनमें एलिफेंटियासिस की बीमारी हो चुकी है, एंड दिस वन इज द, कहाँ गया, ये देखो, एंड ये क्या है, ये ग्रीन है, मतलब ये खूब अभी हंस खेल रहे हैं और मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये हो गए हेल्दी पर्सन, ठीक है, ये हेल्दी पर्सन हो गए। ओके, इनकी भी चोटी बना दें या चलो ऐसे बाल कर देते हैं इनका, ठीक, ये मस्त अपना रॉकिंग एकदम डिस्को वगैरह एकदम जा रहे हैं मस्त, ठीक है, बैंड वैंड लगा के, देख रहे हो कितना सॉलिड बना दिया हमने, ठीक है, तो ये घूम रहे हैं। अब देखो ये बीच में आएगा मॉस्किटो, ठीक है, बीच में मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया मॉस्किटो। ये मॉस्किटो क्या करेगा कि एक्चुअली में ना, रुको थोड़ा इसको भी बना दें, ये हो गए मॉस्किटो। ये मॉस्किटो क्या करेंगे, इन इन्फेक्टिव इंसान को काटेंगे, ठीक है, इस इन्फेक्टिव इंसान, ये कैसा है, ये इन्फेक्टिव है, मतलब कि इसको एलिफेंटियासिस हुई है और ये हेल्दी है, ठीक है। अब देखो ये मॉस्किटो गया, इसने इस इन्फेक्टिव इंसान को काटा, रात में ये सो रहा है मस्त, ये लड़की जो है ये सो रही है, खूब सो रही है, ठीक, और रात में क्या होता है कि जैसे ही सोती है तो मच्छर आता है और इसको काट लेता है। तो अभी हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि ये जो वाउचेरिया होते हैं ना, ये बड़ा दिमाग लगाते हैं, ये ना सुबह के टाइम में ना आपकी बॉडी के एकदम अंदर छिपे रहेंगे, ठीक, एकदम मस्त घूमेंगे आपकी बॉडी में, ब्लड के साथ पूरा घूमेंगे, ठीक, अगेंस्ट ब्लड जा रहा होगा तो भी घूमेंगे और उसके फ्लो में जा रहा होगा तो भी घूमेंगे। लेकिन जैसे ही रात होगी ना, ये क्या करेंगे, आपके स्किन जो होती है, जो आपकी बॉडी की स्किन है ना, उसके पास आ करके ये कलेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही कलेक्ट होते हैं, जैसे ही मॉस्किटो आपको बाइट करता है, क्योंकि आपके स्किन के पास ही ये कलेक्टेड वे में है, यहीं पे एक्यूमुलेट हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, उस जो फिलेरियल वॉर्म है उसको उठाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि दिस वन इज द फिलेरियल वॉर्म, अब ये मान लो कि इसके ऐसे मान लो यहाँ पर है, ठीक है। अब इसने, मॉस्किटो ने क्या किया, इस फिलेरियल वॉर्म को अपनी कंधे पे बैठाया, ठीक है, काटा, उसने जैसे स्टिंग, जो मॉस्किटो है उसने काटा तो उसकी स्टिंग अंदर गई और उसने फिलेरियल वॉर्म को भी खून के साथ क्या कर लिया, अपनी बॉडी में ले लिया, ठीक है। अब देखो जैसे ही फिलेरियल वॉर्म को ये लिया, उसके बाद ये क्या करेगा, ये हेल्दी इंसान को फिर जा करके काटेगा, और जैसे ही इस हेल्दी इंसान को इसने काटा, यहीं पर इसका ब्लड उसने पिया और यहीं इस फिलेरियल वॉर्म को वो छोड़ करके निकल लिया। तो ये क्या कर रहा है, बीच का इंटरमीडिएट बन रहा है, ये क्या है, ये बीच का इंटरमीडिएट है। इंटर मतलब क्या होता है, दो इंसान के, मतलब दो चीज़ों के बीच में, तो यहाँ पे एक हेल्दी इंसान है, ठीक है, और एक इन्फेक्टिव इंसान है, इन दोनों के बीच में ये जो है, यही पूरी की पूरी बीमारी का पूरा एक कॉजेटिव, मतलब एक एजेंट जो है ना, वो तो वाउचेरिया है, बट या ये इंटरमीडिएट है, ये लेकर के इसको कैरी कर रहा है, घूम रहा है, फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन से लेके हेल्दी पर्सन तक ये घूम रहा है और मस्त क्या कर रहा है, पूरा का पूरा वाउचेरिया को फैला रहा है,
ठीक है, समझ गए। तो इसी वजह से हम इसको इंटरमीडिएट कहते हैं, क्योंकि ये इंटर मतलब दो लोगों के बीच में ये क्या कर रहा है, बीमारी को फैला रहा है, और एक मीडियम बन रहा है, एक बीमारी का जो वाउचेरिया है उसको ले जाने का मीडियम बन रहा है, इसलिए हम इसे इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्टिव स्टेज आपको पता चल गई कि इनकी थर्ड स्टेज जो होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वाउचेरिया की। ये भी जो इनकी थर्ड स्टेज वाउचेरिया की है, एक्चुअली में ये इलोंगेटेड होते हैं, फिलीफॉर्म के होते हैं, एंड 1.5 मिलीमीटर इनकी लेंथ होती है, और 18 से 23 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर भी होता है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। दिस वन इज द फिलीफॉर्म वर्म, और फिलीफॉर्म में भी ये माइक्रोफिलीफॉर्म है। ठीक है, माइक्रोफिलेरी है, ये इनका स्ट्रक्चर है, हमने इसका डिस्कशन कर लिया है। अगर लाइफ साइकिल की हम बात करें तो हम सबसे पहले आपको बता दें, जो मेन चीज़ आपको रटनी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्या है कि जो एलिफेंटियासिस बीमारी है ये एक्चुअली में वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टाई जो है वो कॉज करते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग में, और इसे हम लोग फिलियारिसिस भी कहते हैं। फिलियारिसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक फिलेरियल वर्म जिसका नाम है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टाई वही कॉज कर रहा है, डैट मीन्स हम इसे फिलियारिसिस कहते हैं। एलिफेंटियासिस इस वजह से कहते हैं क्योंकि जहाँ पे इनका इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, जो डिसीज कॉज होती है एलिफेंटियासिस की, उसमें हाथी पाँव हो जाता है, मतलब कि पाँव जो होते हैं वो एकदम हाथी के नुमा, जैसे हाथी का बहुत बड़ा आकार होता है, बहुत बड़ा शरीर होता है, वैसे ही आपका एक छोटा सा आपका बॉडी रह जाएगा। लेकिन जहाँ आप इन्फेक्शन देखोगे वाउचेरिया का, वो वाउचेरिया की वजह से जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है उसकी वजह से पूरा जो पैर है या हाथ जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ होगा वो पूरी की पूरी तरह से बहुत ही बड़े आकार का हो जाएगा, बहुत ही स्वेल कर जाएगा, और आप बिल्कुल से एक हाथी नुमा दिखाई दोगे, जैसे कि एक हाथी का बहुत बड़ा आकार है। ठीक है, इस तरीके की बीमारी ये कॉज करते हैं, और इसका कई बार ट्रीटमेंट भी ना मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, तो बहुत ही खतरनाक डेडली एक तरीके का ये डिसीज़ होता है। ठीक है, अब देखो होस्ट की बात करते हैं तो ये डाइजेनेटिक इनकी लाइफ साइकिल होती है। डाइजेनेटिक मतलब क्या कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो दो जनों पे जाकर के बीतेगी। सबसे पहला जो होस्ट, जो फाइनल होस्ट है इनका, जो इनका टारगेट ही है वो है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इनका टारगेट होस्ट मतलब कि फाइनल होस्ट क्या है, ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है ये इनका टारगेट होस्ट है। और इंटरमीडिएट जो एक इन्फेक्शियस से लेकर के एक हेल्दी पर्सन तक लेकर के जा रहा है वाउचेरिया को, वो है इनका मॉस्किटो। ठीक है, होता क्या है ना कि जो फाइनल होस्ट होता है वो एक्चुअली में एडल्ट वर्म, जो फाइनल होस्ट जो ह्यूमन बीइंग है वो एडल्ट वर्म अपनी बॉडी में लेकर के मस्त घूम रहा होता है, उसको नहीं पता है कि उसकी बॉडी में वाउचेरिया है। एडल्ट वर्म अभी कुछ भी आपकी बॉडी में नहीं करेगा, क्योंकि उसका थर्ड स्टेज, जो वाउचेरिया की थर्ड स्टेज है वही डिसीज कॉज करती है। एडल्ट वर्म अभी कुछ नहीं करेगा आपकी बॉडी में, तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एडल्ट वर्म जाकर के छिपे रहते हैं। और इंटरमीडिएट होस्ट जो कि एक मॉस्किटो हो सकता है, या फिर कोई भी जीनस, क्यूलेक्स हो गया, एडस हो गया, एनोफिलीज हो गया, यहाँ से कितने भी कोई भी जीनस का ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, ब्लड को शक करेगा उस ह्यूमन बीइंग में से। ठीक है, ह्यूमन बीइंग पे काटा, उसका खून क्या हुआ अपने अंदर पिया, और जैसे ही खून पिया तो फिर वो जो वाउचेरिया है उसका माइक्रोफिलेरी के बाद जो थर्ड स्टेज है वो उसने शक कर लिया, और शक करने के बाद एक हेल्दी इंसान में उसने जाकर के फिर काटा और ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से जो हेल्दी इंसान है उसमें भी अब ये वाउचेरिया चला गया और अगेन डिसीज जो है वो कॉज कर देगा। तो हमने ये पढ़ा कि एक तो इनका होस्ट ह्यूमन है और एक इनका होस्ट मॉस्किटो है, तो हम दोनों में ही डेवलपमेंट देखेंगे कि दोनों में ही इनकी कितनी कितनी डेवलपमेंट होती है, कितना कितना ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को ये व्यतीत करते हैं। आप लोग एक मेरी बात समझिए कि जब कोई एक चीज़ आपको, जैसे ना ये एक साइकिल है, एक साइकिल है तो आप इसका कोई एक एंड नहीं ढूंढ सकते हो। व्हाट आई एम सेइंग कि ये एक पूरी की पूरी साइकिल है, तो इसमें अगर आप चाहो कि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि घूम फिर के ये हो सकता है कि लास्ट भी हो स्टेज और हो सकता है कि ये फर्स्ट स्टेज भी हो। तो यहाँ पे लास्ट एंड फर्स्ट ना ढूंढना, ये एक साइकिल है, तो हम जैसे तुम्हें बता रहे हैं बस उस तरीके से याद रखना। होता क्या है ना कि हम मान लो स्टार्ट कर रहे हैं कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर पहले से ही किसी मॉस्किटो ने बाइट किया है, जिसने फिलेरियल वर्म मतलब कि वाउचेरिया को उस इंसान के अंदर छोड़ दिया। अब उस इंसान के अंदर जाते ही ब्लड में जो वाउचेरिया है वो थोड़ा सा न्यूट्रिशन लिया, एडल्ट वर्म की तरह वो वहाँ पर प्रेजेंट है। समझ गए? एडल्ट वर्म जो होता है वो लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ पैसेज जो होते हैं मैन के, जो लसिका ग्रंथियाँ होती हैं और लसिका मार्ग होते हैं, उनसे जाकर के क्वाइल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्वाइल्ड हो जाते हैं। ठीक है,
कुंडली मारकर रहते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ कुंडली मारकर रहते हैं? डैट मीन्स कि एकदम क्वाइल्ड होकर के उसे काम ही नहीं करने देंगे। जो हमारा लिम्फेटिक ग्लैंड है, जो लिम्फ पैसेज है हमारे ह्यूमन बींग का, उसको वो काम ही नहीं करने देंगे। और जो पूरा का पूरा फ्लो है हमारे लिम्फ का, जो ब्लड का फ्लो है, उसमें जा करके क्या करेंगे? ऑब्स्टेकल बनेंगे। ऑब्स्टेकल मतलब क्या? कि उसमें परेशानियां उत्पन्न करेंगे। जो हमारा लिम्फ है, जो हमारा ब्लड है, वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि वो कुंडली मारकर बैठे होंगे, कुछ करने ही नहीं देंगे, पूरी तरीके से क्वाइल्ड कर लेंगे ये वाउचेरिया उस ग्लैंड को। फिर वहां से वो न्यूट्रिशन लेंगे बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से न्यूट्रिशन लिए, और अगर उस लिम्फ में एक मेल एंड फीमेल वाउचेरिया प्रेजेंट है, दे विल गोना कॉपुलेट, दे विल गोना फर्टिलाइज, और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, एंड इन्होंने यंग वंस दे दिया जिसका नाम है माइक्रोफिलेरी, ठीक है। तो जो इनकी लार्वल स्टेज है माइक्रोफिलेरी, अब ये बन गई, ये बन गई, और ये जाकर के ब्लड में, ठीक है, जो माइक्रोफिलेरी है वो जाकर के ब्लड में ह्यूमन बींग के अब मस्त घूमेगी। जैसे होता है ना कि आप नदी में जाते हो, आप स्विम करते हो, तो एडल्ट वॉर्म ने तो लिम्फेटिक ग्लैंड पे कुंडली मार के बैठा हुआ था, वो एडल्ट वॉर्म जो था वाउचेरिया का। लेकिन जैसे ही मेल एंड फीमेल ने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर ली, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया और फिलेरी फॉर्म लार्वा जो है वो उत्पन्न हो गया, तो ये अब घूम रहा है। इसको अपने मम्मी पापा से कोई लेना देना नहीं है, ये मस्त आपके ब्लड में स्विमिंग पूल की तरह घूम रहा है, ठीक है। अब वही सेम चीज़ लिखिए कि कॉपुलेशन तभी होगा जब दोनों ही सेक्स, जो इनके मेल एंड फीमेल है, वो आपके लिम्फ ग्लैंड में, सेम ही लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेम लिम्फ ग्लैंड में अगर मेल एंड फीमेल वाउचेरिया प्रेजेंट है तो वहाँ पर कॉपुलेशन हो जाएगा। देखो, फिर कॉपुलेशन होने के बाद जो फीमेल होती हैं, दे आर विविपेरस, हमने बताया आपको, बहुत सारे माइक्रोफिलेरी को ये जन्म देंगी, ठीक है। बहुत सारे माइक्रोफिलेरी लार्वा आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहे हैं, लाखों में, बहुत सारे, ठीक है। बट दे डू नॉट अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट सक्स बाय द इंटरमीडिएट होस्ट अंटिल, ठीक है, मतलब ये कि एडल्ट ने जब तक फर्टिलाइजेशन किया और माइक्रोफिलेरी जब तक बाहर निकला, यंग वन पैदा हुआ, तभी तक का न्यूट्रिशन ये ह्यूमन बींग में करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, क्योंकि इस माइक्रोफिलेरी को अब मॉस्किटो उठाएगा। अगर मॉस्किटो ने इस माइक्रोफिलेरी को नहीं उठाया तो फिर समझ जाना कि माइक्रोफिलेरी किसी काम का नहीं है, ठीक है। अंडर को ये किसी और डेवलपमेंट में जाएंगे ही नहीं, जब तक कि मॉस्किटो जो है वो इस माइक्रोफिलेरी को अपने अंदर नहीं सक करेगा, तब तक इनका जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा, ठीक है। कि कोई भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, केवल से केवल जो एडल्ट वॉर्म है वही यहाँ पर क्या करेगा? कॉपुलेट करेगा, और फिलेरी वॉर्म माइक्रोफिलेरी का जन्म होगा। माइक्रोफिलेरी तब तक बहुत ही रेस्ट वे में रहेगा जब तक कि इसको मॉस्किटो कोई भी उठा नहीं लेता है। फिर इन द ब्लड ऑफ द मैन माइक्रोफिलेरी सो डे एंड नाइट पेरियोडिसिटी कॉल्ड डाईयूरेनल रिदम। होता क्या, हमने आपको बताया कि माइक्रोफिलेरी को तो दिमाग लगाना है ना कि हमको कैसे मॉस्किटो के पास पहुंचना है। मॉस्किटो को क्या ही करना है, मॉस्किटो को इससे कोई लेना देना नहीं है, मच्छर को तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि जो वाउचेरिया का माइक्रोफिलेरियल स्टेज है, ये एक्चुअली में जो माइक्रोफिलेरियल स्टेज है, ये केवल से केवल जो मॉस्किटो है ना, उसी की वजह से जिंदा रहेंगे। अगर मॉस्किटो नहीं रहेगा तो ये खत्म है, वाउचेरिया खत्म, कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो अब भाई जाना माइक्रोफिलेरियल लार्वा को, मॉस्किटो के अंदर है तो दिमाग भी उसी को लगाना होगा। तो ये एक काम करते हैं, इनके अंदर डाईयूरेनल रिदम पाया जाता है। होता क्या है कि ये डे नाइट में अलग अलग जगह पर रहते हैं हमारी बॉडी में। देखो के टाइम पे ये डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में जाकर के रहते हैं, मतलब जो हमारी ब्लड की कोशिका होती है ना, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, वहाँ पर जाकर के ये, मतलब बहुत गहरी, बड़ी गहरी, वहाँ से आप निकाल ही नहीं सकते हो उसको। कोई मॉस्किटो आकर के सुबह के टाइम पे काट ले, ये वाउचेरिया का जो लार्वा है ये जाने से रहा नहीं जाएगा आपकी बॉडी से, क्योंकि ये बड़े ही डीप, बड़ी गहरी रक्त वाहिकाओं में जाकर के रहते हैं एकदम सेफली। लेकिन जैसे ही नाइट होता है और आप सो रहे होते हो, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट जब आप सो रहे होते हो, तो ये आ जाते हैं सुपरफिशियल और पेरिफेरल वेसल के, जो कि स्किन की सुपरफिशियल और पेरिफेरल वेसल, एकदम ऊपर, जो हमारी त्वचा की जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, उस पर आकर के ये क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जैसे ही मान लीजिए कि ये आपकी स्किन की सुपरफिशियल, ठीक है, लेट्स एज्यूम दिस इज योर स्किन, ठीक है, दिस इज योर स्किन, और ये इसका सुपरफिशियल या पेरिफेरल पार्ट है, सरफेस है हमारी स्किन का, ठीक है। कौन सी सरफेस है? ये वाली, मान लो कि ये सरफेस है। और फिर नाइट टाइम पे जैसे ही आप सो रहे होगे तो ये फिलेरियल वॉर्म क्या करेंगे ना, मान लीजिए कि दिस इज द फिलेरियल वॉर्म, ये फिलेरियल वॉर्म ऐसे आकर के आपके स्किन पे
कलेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही बाहर से कोई भी, ठीक है, जैसे ही बाहर से कोई भी मॉस्किटो आता है उड़ते हुए, ठीक है, ये मॉस्किटो आया और उसने अपना स्टिंग ब्लड शक करने के लिए अंदर अपना स्टिंग धंसाया हमारी बॉडी के स्किन में, तो क्या करेगा ब्लड, ठीक है, मान लो कि यहाँ से ये जो ब्लड है वो तो इसके स्टिंग में जाएगा ही, ठीक है, स्टिंग में जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ में जो फिलेरियल वॉर्म होंगे वो भी इसके साथ इसकी बॉडी में चला जाएगा। तो फिलेरियल वॉर्म भी गया और ब्लड भी गया। तो ब्लड शक करते करते जो मॉस्किटो है उसने क्या कर लिया, इस क्या कहते हैं वाउचेरिया का माइक्रोफिलेरी वॉर्म है, इसको भी क्या कर लिया, सक कर लिया, ठीक है। इसी वजह से ये इंटरमीडिएट होस्ट बन जाता है। ओके, इन प्लेस वेयर, wait a minute, in place where there are diurnal mosquitoes they reverse the periodicity। जहाँ पर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि कई जगह रात में मच्छर घूमते ही नहीं है, मच्छर काटते ही नहीं है किसी को, आप देखो कई जगह रात में मच्छर नहीं काटेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये अपनी जो वाउचेरिया है ये अपना पूरा पूरा प्लान ही चेंज कर देता है और फिर ये सुबह में भी आकर के आपके स्किन पे रहने लगेगा। कुछ इस तरीके की प्रोसेस करते हैं, पूरी तरीके से रिवर्स कर देते हैं अपनी प्रोसेस को। मतलब ये है ना कि वाउचेरिया को किसी भी हाल में माइक्रोफिलेरी वॉर्म जो है इसको क्या करना है ना, इसको मॉस्किटो की बॉडी में जाना है। नॉर्मल जगहों पे तो डे नाइट वाला डाई जो रिदम है उसको फॉलो कर लेता है, लेकिन जहाँ पर नाइट टाइम पे नहीं होते हैं मच्छर, वहाँ पर ये सुबह में भी आकर के स्किन के जो पेरिफेरल जो ऊपर वेसल्स हैं, जो सुपरफिशियल वेसल्स हैं, वहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से फिर शक कर लिए जाते हैं। अब देखो माइक्रोफिलेरी जो होते हैं ह्यूमन ब्लड में, माइक्रोफिलेरी ह्यूमन ब्लड में इवेंचुअली डाई हो जाएंगे जब तक कि वो इंटरमीडिएट होस्ट के द्वारा सक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। माइक्रोफिलेरी जो है वो तब तक ही जिंदा रहेंगे जब तक कि जो मॉस्किटो है वो आकर के उन्हें सक नहीं कर लेता है, अपनी बॉडी में नहीं ले लेता है, ठीक है। अगर मॉस्किटो नहीं रहा तो जान जाओ कि कोई एलिफेंटियासिस की बीमारी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि आप स्टमक, जब मॉस्किटो ने शक कर लिया तो मॉस्किटो के शक करने के बाद वो चला जाएगा, जो माइक्रोफिलेरी है मॉस्किटो ने शक किया थ्रू द माउथ, फिर वो उसके मॉस्किटो के स्टमक में जाएगा और वहाँ पर जा करके अपने सभी सीथ, हमने पढ़ाया था ना हाइलिन सीथ वगैरह से कवर्ड है, उस सीथ को वो छोड़ देगा, उस आवरण को वो खो देगा, मतलब कि लूज कर देगा और पेनिट्रेट कर देगा जो हमारे मॉस्किटो के स्टमक की वॉल होती है। और फिर वहाँ से, फिर समझ जाओ वहाँ से वो क्या करेंगे ना, पूरी की पूरी तरह न्यूट्रिशन लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्टमक इज़ द ओनली जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन ले सकते हो, स्टमक में ही तो सारा खाना आकर के पचता है। तो जो भी न्यूट्रिशन हमारा क्या कहते हैं मॉस्किटो बना रहा होगा, जो मच्छर बना रहे होंगे, अब क्योंकि उनके स्टमक में, उनके पेट में माइक्रोफिलेरी हैं, उनके पूरे वॉल से जा कर के जकड़े हुए हैं, वहाँ पर अब क्या होगा कि जो माइक्रोफिलेरी है वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन हमारे मच्छर के पेट से आराम से जाकर के रहते रहेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी, पूरा अपना बॉडी का रूप चेंज कर देंगे, मस्त एक होता है ना कि हीरो बन जाएंगे, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा और अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी। और फिर वहीं पर माइक्रोफिलेरी में दो माउल्टिंग की प्रोसेस होगी, मतलब कि एक होता है ना माउल्ट, मतलब होता है पूरी की पूरी तरह काया पलट देना, अभी आगे आपको बताते हैं। तो माउल्टिंग की प्रोसेस होगी और 10 दिन के बाद में थर्ड स्टेज, जो कि इनका इन्फेक्टिव स्टेज होता है, 1.5 मिलीमीटर लॉन्ग हो जाते हैं इन्फेक्टिव स्टेज में। और जब जो हमारा मॉस्किटो है वो अपने प्रोबोसिस का यूज़ करके किसी अनदर पोटेंशियल, मतलब कि हेल्दी ह्यूमन बींग को वो काटता है, तो फिर यही स्टेज जुवेनाइल जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो मॉस्किटो से उस इंसान में चला जाता है और वो इंसान विक्टिम बन जाता है। मतलब कि अब उस इंसान में क्या होगा, ये जाकर के इन्फेक्टिव स्टेज एलिफेंटियासिस कॉज करेगी। समझ में आ गया सब कुछ? समझ में आया या फिर से समझाएं? देखो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये रहा मॉस्किटो, ठीक है। चलो ह्यूमन बींग से समझाते हैं। मान लो कि ह्यूमन बींग की बॉडी में एक एडल्ट वॉर्म है, क्या है, एक एडल्ट वॉर्म है। ये एडल्ट वॉर्म मस्त खूब न्यूट्रिशन ले रहा है ब्लड से, ठीक है। लिम्फेटिक ग्लैंड पे ये जाकर के कुंडली मार के बैठा हुआ है और ये मस्त अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। एडल्ट वॉर्म में मेल एंड फीमेल आए, दे विल गोना कॉप्युलेट, इन्होंने कॉप्युलेट किया और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और उससे बना फिलेरियल वॉर्म, ठीक है। क्या बना, माइक्रोफिलेरियल इनका लार्वा बना। माइक्रोफिलेरियल लार्वा बनने के बाद ये माइक्रोफिलेरियल लार्वा तब तक ही जिंदा रहेगा जब तक कि ये अपना एक मॉस्किटो नहीं ढूंढ लेता है, मॉस्किटो के अंदर नहीं चला जाता है, ठीक है। अब एक यहाँ पर मॉस्किटो आया, ठीक है, ये आया एक मॉस्किटो, इसने
इस ह्यूमन बींग को काटा, ठीक है, ये मॉस्किटो है, इसने क्या किया, इस ह्यूमन बींग को काटा, तो ये माइक्रोफिलेरी इसके बॉडी पे अब आ गया, इसकी बॉडी में जाके ये स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाकर के ये मस्त अपना पूरा न्यूट्रिशन लेगा, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी, क्या होगी, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी, काया पलट होगा इनका, फिर इसमें आप देखोगे कि 2 माउल्टिंग की प्रोसेस होगी, और माउल्टिंग की प्रोसेस स्टमक में मॉस्किटो के होने के बाद ये थर्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड स्टेज जो कि इनकी इन्फेक्टिव स्टेज है, उस स्टेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जैसे ही ये मॉस्किटो में अब ये थर्ड स्टेज है, ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज ये इसी मॉस्किटो में है, अब ये मॉस्किटो जब जा करके किसी एक हेल्दी पर्सन को काटेगा, ठीक है, ये था इनका इन्फेक्टिव पर्सन, ठीक है, इन एक मिनट रुक जाओ, ये यहाँ पे था इन्फेक्टिव पर्सन, ठीक है, तो ये इनका था इन्फेक्टिव पर्सन, इन्फेक्टिव पर्सन में से इसने एडल्ट वॉर्म जो है, इन्फेक्टिव पर्सन में एडल्ट वॉर्म जो है मेल एंड फीमेल, उन्होंने फर्टिलाइजेशन किया, माइक्रोफिलेरी का फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोफिलेरी को उठाया मॉस्किटो ने, मॉस्किटो के अंदर पेट में गया, वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस की, न्यूट्रिशन खूब सारा लिया, 2 माउल्टिंग की प्रोसेस हुई, 10 दिन बाद यही माइक्रोफिलेरियल जो वॉर्म है ये अपने थर्ड स्टेज में चला गया, थर्ड स्टेज जो होती है इनकी इन्फेक्शियस स्टेज होती है, फिर इस मॉस्किटो ने एक अनदर हेल्दी पर्सन को काटा, और फिर जाकर के इसे भी इन्फेक्शियस, इस पर्सन हेल्दी पर्सन में उस इन्फेक्टिव स्टेज वाउचेरिया को जाकर के छोड़ दिया, क्योंकि ब्लड को सक किया, उसी द्वारा उसने इस इन्फेक्टिव स्टेज को फिर से ब्लड में ले जाकर के एक हेल्दी ह्यूमन बींग के ले जाकर के छोड़ दिया, और अब ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है दिस विल गोना कॉज द एलिफेंटियासिस की बीमारी, ठीक है। देखिए जो हमारा वाउचेरिया है ये एक फिलेरियल फीवर आप देखते हो कि ये कॉज करता है, क्या कॉज करता है, फिलेरियल बुखार ये कॉज करता है, जिसमें आप देखोगे कि इंसान को मेंटल डिप्रेशन होगा, मतलब कि मानसिक अवसाद दिखाई देगा, हेडेक होगा, सिर दर्द इनमें होंगे, प्लस हैवी, अभी ये तो नॉर्मल का है कि एक फिलेरियल बीमारी अगर हो रही है आपकी बॉडी में, अगर वाउचेरिया है, नॉर्मली की बात करें तो केवल से केवल आपको मेंटल डिप्रेशन होगा, कुछ फीवर्स हो जाएंगे, आपको थोड़े बहुत बुखार हो जाएगा और सिर दर्द करेगा, लेकिन हैवी इन्फेक्शन में बहुत सारे अगर वाउचेरिया आपकी बॉडी में है, उनका इन्फेक्टिव स्टेज है, तो फिर क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा लिविंग और डेड वॉर्म का, क्योंकि हमने बताया कि हर फिलेरियल वॉर्म जरूरी नहीं है कि एक मॉस्किटो उठा करके लेके जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि माइक्रोफिलेरियल का जो लार्वा वाला वॉर्म है वो तभी तक जिंदा रहेगा जब तक कि एक मॉस्किटो उसको उठा नहीं लेता है, जैसे ही मॉस्किटो ने उठा लिया वो आराम से लेकर के उसे घूमेगा, लेकिन अगर मॉस्किटो ने नहीं उठाया आपकी बॉडी से माइक्रोफिलेरियल वॉर्म को तो वो आपकी ही बॉडी में मर जाएगा, तो कुछ जिंदा वॉर्म भी रहेंगे और कुछ मरे हुए वॉर्म भी आपकी बॉडी में उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे, जो कि इवेंचुअली एक ढेर बना लेंगे और वो आपके लिम्फेटिक वेसल और ग्लैंड को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, जिसके वजह से जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, काफ़ी तरीके के आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं एंड डिसीज कॉज हो जाती है। मोस्ट इसका स्पेक्टिकुलर मतलब कि सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय जो इसका प्रभाव है हमारे शरीर पे वो ये हो जाता है कि एक अफेक्टेड बॉडी पार्ट, वॉट एवर द पार्ट इज, वो आपका पैर है, वो आपका हाथ है, कोई भी पार्ट आपकी बॉडी का जहाँ पर काफ़ी सारे वॉर्म्स का कलेक्शन हो गया है, मरे हुए जिंदा हुए सभी वॉर्म वेसल्स वगैरह जो हैं वो सब बहुत ज़्यादा इससे ग्रसित हैं, तो फिर वहाँ आप देखोगे कि एलिफेंटियासिस जिसका नाम है फिलियारिसिस जो है ये बीमारी आपको वहाँ पर होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो लिम्फ होती हैं वो कैन नॉट गेट बैक इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि लिम्फ जो है जब वो फ्लो कर रहा है और मान लो कि बीच में ये इनका ढेर पड़ा हो, ठीक है, इनका ढेर पड़ा हो, मरे हुए भी वहीं पे पड़े हुए हैं माइक्रोफिलेरी और जो जिंदा एडल्ट हैं वो भी पड़े हुए हैं, तो उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से लिम्फ का जो फ्लो है वो अब नहीं हो पा रहा है, तो जब लिम्फ का फ्लो नहीं हो पा रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, वो अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, accumulate in the organ and causes them to swell, और जहाँ ये क्या कहते हैं एक्यूमुलेट होंगे, लिम्फ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो वो एक ही जगह पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे, और जब एक्यूमुलेट होंगे तो वो जगह पूरी की पूरी तरह स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी और इनलार्ज आपको दिखाई देगी, जो कि आप लिम्फोडेमा भी कहते हो, जब इनलार्ज हो जाता है एक फैंटास्टिक प्रोपोर्शन, फैंटास्टिक कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ अच्छा नहीं है, वो बहुत मतलब एक होता है ना स्वेल बहुत ज़्यादा कर जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो उसे हम लिम्फेडेमा भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको कि कैसे डिसीज कॉज हो रही है। अब डिसीज तो समझ में आ गया कि एलिफेंटियासिस है, कैसे कैसे सब कुछ कॉज हो रहा है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट किया जा सकता है, या तो आप पूरी तरीके से माइक्रोफिलेरी का
एलिमिनेशन कर दो, उसका रेड्यूस कर दो, जिसके वजह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारा बैलेंस हो जाए। ठीक है, सर्कुलेशन जो है वहाँ से उसको पूरी तरीके से हटा दो। कैसे हटाओगे? तो कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि एंटीमोनी एंड आर्सेनिक, इनका यूज़ करके आप माइक्रोफिलरी को अपनी बॉडी से इरेडिकेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। दूसरा है कि मॉडर्न ड्रग्स भी होती हैं कुछ फिलैरियासिस की, जैसे कि हमारे एल्बेंडाजोल, जिसको कि आप जेंटल नाम से भी जानते हो, हेट्राजेन नाम से भी जानते हो, जिसका नाम है डाई इथाइल कार्ब एमेजाइन। ठीक है, तो डाई इथाइल कार्ब एमेजाइन या फिर एल्बेंडाजोल का भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? फिलैरियासिस बीमारी को सही कर सकते हो। लेकिन जब आप अभी क्या कहते हैं नॉर्मल स्टेज पे हो, अभी बिगिनिंग स्टेज पे हो, तब सही कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन अगर आप है आपको करना है तो आप केवल बचे रहो कि आपको मॉस्किटो ना काट ही ना पाए, आपको मच्छर काट ही ना पाए। जब मच्छर काटेगा नहीं तो फिर आपको बीमारी होगी नहीं। उसके लिए क्या करना है? मच्छरदानी लगा के रहो। ठीक है, मॉस्किटो नेट लगा करके रहो, अपने अगल बगल कॉइल्स जला के रहो। थोड़ी कॉइल्स भी कम जलाओ क्योंकि वो आपको इवेंचुअली लंग्स में भी प्रॉब्लम करेगी। या फिर आपके काफ़ी सारे मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह आते हैं, उनका यूज़ करो। ठीक है, तो सबसे अच्छा तो यही है कि मॉस्किटो काटे ही ना, उस जगह पर गंदी जगह पर मत रहो, क्लीन जगह रखो, कहीं भी हाइजीन रखो जहाँ मच्छर आए ही ना और आपको काटे ही ना। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है कि कोई दवा वगैरह कुछ नहीं, केवल मस्त अपना आप क्या करो, जिंदगी बिताओ, मच्छर मत काटे आपको, इस बात का ध्यान दो। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर टूडेज क्वेश्चन। ठीक है, आज मन किया आपको क्वेश्चन लेने का, तो क्वेश्चन ये है कि इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटोज विल इरेडिकेट द स्प्रेडिंग ऑफ पैरासाइटिक डिसीज एलिफेंटियासिस। क्या मच्छरों के उन्मूलन से परजीवी रोग जो हाथी पाँव है उसका प्रसार समाप्त हो जाएगा? ये आपको बताना है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, या फिर आपको पता ही नहीं? इस चीज़ का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, ये ट्रू है, देखिए ये ट्रू है, या फिर ये फॉल्स है, या फिर यू डोंट नो, यू डोंट नो। इन तीनों में से आपको एक आंसर करना है। देखिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और नोट्स के साथ आपके सामने हम आ रहे हैं। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें तो आप अपना 5 से 10 सेकेंड निकाल करके उस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, काफ़ी बार हम क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो फिर हमें क्यों इंटरेस्ट आए आपको पढ़ाने के लिए? ये कभी क्वेश्चन आपने पूछा है अपने आप से कि अगर हम 5 सेकंड का समय निकाल करके इन दीदी का आंसर नहीं दे सकते हैं तो दीदी हमारे लिए 10 घंटे की मेहनत करके ये वीडियो क्यों लेकर के आए? मेरा तो कोई इसमें भला नहीं है, हमको कोई यहाँ से पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं है, मेरा कोई यहाँ पे भला नहीं है। ठीक है, बट आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई एम लाइकिंग इट। ठीक है, वो हमको अच्छा लगता है, इस वजह से हम कर रहे हैं। तो 10 घंटे की मेहनत के बाद अगर मेरी एक वीडियो बनती है तो 10 सेकेंड का आंसर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आपको थंब का बटन दिखेगा, लाइक कर देना और कमेंट करके आंसर जरूर बताना, और चैनल पर न्यू हो गए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।